बहन जी ने इसमें से 28 चैनल सेलेक्ट किए, दूसरी मीटिंग की बात है। तो उन 28 चैनल को वहाँ पर बुलाया गया और उन 28 चैनल को जिम्मेदारी दी गई, उनको जिले बांटे गए कि आप इस जिले में जाएंगे और काम करेंगे। और इतना ही नहीं, सतीश जी ने आश्वासन भी दिया था कि भाई जो व्यक्ति जिस जिले में काम करेगा वहाँ पर आपको आर्थिक रूप से भी मतलब कुछ ना कुछ सहयोग दिया जाए, क्योंकि आप लोग काम करोगे तो जो गाड़ी है या आप लोगों का रहने वहने की व्यवस्था बिना पैसे तो नहीं होगी। तो इस पर बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया। लेकिन जब हमने देखा सारे के जितने पत्रकार थे वो सारे अपने खर्चे से बेचारे जा जाकर काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से या मैं कहूँगी जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आश्वासन दिया उस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई। IT सेल का मतलब क्या होता है? IT सेल से आप क्या समझते हैं? कुछ युवा कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, आप IT सेल को क्रिएट कर लेंगे, आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप एक बूथ पे 100 युवाओं का जो कि स्मार्टफोन और यूज़र हो, सोशल मीडिया के यूज़र हो, उनका नेटवर्क बनाएं, तो एक दिन में तो बनेगा नहीं। अगर कोई आज मान लीजिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो बूथ के लोगों को ढूंढने में 6 महीने लग जाएंगे और फिर वो नेटवर्क बनाने में कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए। तो बसपा के पास समय होता है चुनाव हारने के बाद। प्रदेश में तमाम चुनावी रणनीतियां देखी, जमीनी हकीकत देखी और जिस तरह से बहुजन समाज ने मेहनत की और ज़मीन पे जो जोश था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो कहाँ कमी आप समझते हैं? मेरे हिसाब से क्या है कि बसपा का ग्राफ डाउन गया है और जीत तो समाजवादी पार्टी भी नहीं पाई है, लेकिन ये बसपा को मौका है कि वो अंदर देखे झांक के, और मीडिया, सोशल मीडिया और प्रभारियों से जो नाराज़गी है कार्यकर्ता की, उनको लेके काम किया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि जोश था, काफ़ी अच्छा आपको भीड़ भी नज़र आती है। देखिए हमने क्या किया, मंडल स्तर की रैली की, बहुजन समाज पार्टी ने जो रैलियाँ की हैं हम तो कवर कर रहे थे उनको। और मंडल स्तर की रैली में क्या होता है कि एक मंडल में 6 ज़िले हैं और 25-30 विधानसभा हैं, तो 25-30 प्रत्याशियों की एक रैली करी है। अब 25-30 प्रत्याशी, मान लीजिए हज़ार भी आदमी लेके आता है कुछ बसों में, तो 30-35 हज़ार आदमी हो गए। आपको लगा पंडाल पूरा भर गया, वो 30-35 तो एक आदमी के नहीं थे ना वो, तो इसलिए वो जो भीड़ है वो मिसलीडिंग हो गई असल में। आपको लगा कि बड़ी अच्छी जनता है, वो तो 30-35 प्रत्याशियों की भीड़ थी ना। या तो हम विधानसभा जाते तो हमें समझ में भी आता। दूसरा क्या है, लार्जर जो पॉलिटिक्स है ना, बसपा उसमें फंस गई है। बीजेपी को हराने के लिए वोट करा जा रहा है और जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पास गया, और बीएसपी को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को भी और कार्यप्रणाली को भी। उसमें मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है बसपा के लिए। जिस तरह से बीजेपी की IT सेल है, हाँ। और वो उनको प्रमोट करते हैं फाइनेंशियली भी, हाँ। हर तरीके से, क्या बसपा को भी ऐसा करना चाहिए? देखो करना चाहिए नहीं, कर लेना चाहिए 10 साल पहले। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, IT सेल का मतलब क्या होता है? IT सेल से आप क्या समझते हैं? कुछ युवा कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, आप IT सेल तो क्रिएट कर लेंगे, आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप एक बूथ पे 100 युवाओं का जो कि स्मार्टफोन और यूज़र हो, सोशल मीडिया के यूज़र हो, उनका नेटवर्क बनाएं, तो एक दिन में तो बनेगा नहीं। अगर कोई आज मान लीजिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो बूथ के लोगों को ढूंढने में 6 महीने लग जाएंगे और फिर वो नेटवर्क बनाने में कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए। तो बसपा के पास समय होता है चुनाव हारने के बाद, और फिर चुनाव से ठीक पहले आपके पास समय नहीं होता, तब तो क्रियान्वित करना होता है। क्या लगता है कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए ब्राह्मण समाज के, ये OBC समाज के होने चाहिए थे? सभी समाज के होने चाहिए थे। देखो रणनीति ना, अब राजनीति थोड़ी बदल गई है। अब क्या है, लोग मुफ्तखोरी घोषित करके ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। अखिलेश ने भी 300 यूनिट बिजली की बात कही थी, उसका फायदा ही हुआ होगा ना। राशन फ्री की बात कही थी तो, और बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। घोषणा पत्र जारी करने के कोई मुझे एक भी नुकसान बता दे कि एक नुकसान होता है, मैं उसे 10 फायदे बताऊंगा। घोषणा पत्र जारी करने का किसी से पूछ लो नुकसान होता हो तो, घोषणा पत्र जारी करने से केवल फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। भाई उसकी लीगल बाउंडिंग तो है नहीं, जवाबदेही तो है नहीं। मान लीजिए मैंने 5 घोषणा करी, उसमें से एक आधी नहीं पूरी हुई, वो तो सभी पार्टी कर रही है ना। केजरीवाल साहब हर घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, सफाई कर्मी मर जाएगा। क्या मिलता है हर किसी को? यमुना साफ करते हैं हर सरकार में, हो जाती है क्या? वो जनता भूल जाती है। उनकी फ्री बिजली, फ्री पानी से ही उनको वोट मिलती चली जा रही है। तो इसलिए घोषणा पत्र है या फिर जो पॉपुलर राजनीति है, लोक लुभावन, वो बहुत जरूरी है। आपने देखा DDN चैनल जो जमीन से जुड़ी है, DNN वैभव कुमार जी के साथ है, और इनकी शालीनता और समझाने का जो तरीका है इतना शाइन है कि अगर कोई ध्यान से देखना चाहे तो उसको किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमने आपको जो इनके विचार सुनवाए, अगर हाईकमान इन पर गौर करे तो शायद दिल्ली का रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, क्योंकि समाज बिकना नहीं चाहता है, समाज मजबूती से खड़ा है, मगर बस उसको हौसला अफजाई की ज़रूरत है।
जिस तरह लोग अंगूठी में हीरा पन्ना और नीलम पहनते हैं, तो आप बहुजन समाज की नीलम हो और आपने बहुजन समाज को जागृत करने में जो मेहनत की, उस रिजल्ट को जो देखा, उससे आप क्या सोचते हो, क्या अंदाज़ा लगाया? देखिए आनंद जी, मेहनत और रिजल्ट की बात करूँ तो दोनों बिल्कुल ही विपरीत रहे। और खाली मैं अपनी बात नहीं करी, बल्कि मैं उस आम मतदाता की बात करूँ जो इस बार बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था। क्योंकि पिछले 10 साल में, चाहे मैं सपा की बात करूँ या योगी सरकार की बात करूँ, लोगों में एक बहुत बड़े स्तर पर त्राहिमाम देखने को मिला। क्योंकि चाहे इनकी गुंडागर्दी हो या बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से लगातार अत्याचार, शोषण हो, या जिस तरह से युवाओं के साथ में जो बेरोजगारी की समस्या हमने बहुत बड़े स्तर पर देखी। और इतना ही नहीं, जो योगी सरकार में जिस तरह से जो सांड गाय खेतों में छोड़े गए, क्योंकि ये आम वोटर कहता नजर आ रहा था, किसान कहता नजर आ रहा था, गरीब कहता नजर आ रहा है कि भले सरकार 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन वो पीठ पीछे हमारा कम से कम 5 क्विंटल का नुकसान कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर व्यक्ति एक उम्मीद लगा रहा है कि इस बार बहन जी आएंगी, और आएंगे नहीं, बल्कि उन्होंने बहन जी को जिताने के लिए काम भी किया है, वोट भी किया है, लेकिन वो वोट कहाँ गया आखिर, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जनता टूट कर पड़ी है वोट देने के लिए। और जिस तरह से बहन जी की रैली में, चाहे मैं कहूँगी कि 90 या 100 साल की महिलाएं थी, वो रो रही थी, वो उम्मीद लगा रही थी कि बहन जी आएंगी तो बहुत बड़े स्तर पर हमारा विकास होगा। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का खेला हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये कहीं और नहीं हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश में। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहीं पर ये खेला हुआ है। क्योंकि एक दलित बेटी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना था, ये हर किसी को स्वीकार कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि आज भी जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था पहले से चलती आ रही है, उसी मनुवादी व्यवस्था को आज भी स्थापित करने में लगे हुए हैं। और उसी का कारण है कि ईवीएम में इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। जैसे उनकी मीडिया सेल है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी मीडिया सेल नहीं है, सेल्फ लोग अपने खर्चे से काम करते हैं, तो क्या पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए? देखिए, पार्टी को बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, चुनाव से पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन मीडिया की 3 बार मीटिंग ली, जिसमें कि पहली मीटिंग में कम से कम 60-70 चैनल आए। उसमें से फिर सिलेक्शन हुआ कि कौन से चैनल सही मायने में बहुजन आइडियोलॉजी को आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। तो उन्होंने उसमें से सिलेक्शन किया और फिर ये बात कही गई कि बहन जी ने इसमें से 28 चैनल सेलेक्ट किए। दूसरी मीटिंग की बात है, तो उन 28 चैनल को वहाँ पर बुलाया गया और उन 28 चैनल को जिम्मेदारी दी गई, उनको जिले बांटे गए कि आप इस जिले में जाएंगे और काम करेंगे। और इतना ही नहीं, सतीश जी ने आश्वासन भी दिया था कि भाई जो व्यक्ति जिस जिले में काम करेगा वहाँ पर आपको आर्थिक रूप से भी मतलब कुछ ना कुछ सहयोग दिया जाए, क्योंकि आप लोग काम करोगे तो जो गाड़ी है या आप लोगों का रहने वहने की व्यवस्था बिना पैसे तो नहीं होगी। तो इस पर बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया है। लेकिन जब हमने देखा सारे के जितने पत्रकार थे वो सारे अपने खर्चे से बेचारे जाकर काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से या मैं कहूँगी जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आश्वासन दिया उस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर जितने भी बहुजन मीडिया थे उन्होंने अपने स्तर पर अपने पैसे से अपने खर्चे से जाकर काम किया है। इस बार तुषार ने जन्मदिन बिना मम्मी पापा के मनाया। देखिए, ये तुषार का पहला नहीं वो लम्हा मैंने देखा, एक भावुक वाला पल था, बहुत ही इमोशनल लम्हा था हमारे लिए, क्योंकि हम भले हमेशा उसके साथ रहते थे, मैं कहूँगी कि हम उसे कोई उपहार नहीं देते थे किसी भी तरह का, लेकिन हाँ, एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ रहना कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन इस बार का जो जन्मदिन रहा है, हमारी सालगिरह रही, वो दोनों ही चुनावी व्यस्तता में इतने बिजी रहे कि हमें याद भी नहीं रहा। और एक संकल्प लेके निकली थी घर से कि लौटूंगी तो बहन जी को इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सत्ता में देखने की एक लालसा थी, एक जिज्ञासा थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस तरह से बहन जी की जो 2007 से लेकर 12 तक का शासनकाल रहा, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया और पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने काम किया था। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो ईवीएम का खेला है बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन मनोबल हमारा टूटा है। लेकिन इतना भी नहीं टूटा है, हम बाबा साहब के लिए दोबारा से खड़े होंगे। आज साहब काशी राम जी का जन्मदिन है और जिस तरह से आज लोग यहाँ पर आए हैं, एक नई उमंग के साथ में आए हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे और फिर से दिखा देंगे उन मनुवादियों को कि हम किसी से कम नहीं है और हमारे रगों में उन महान शूरवीरों का खून है जिन्होंने इस देश के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली का जो चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से लड़ेगी और अच्छे प्रत्याशी यहाँ पर उतारने का काम करेगी।